हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा जो प्रकाश चैप्टर के हमने क्लास 10th का प्रकाश चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर प्रकाश को हमने शुरू किया था। ठीक है, इसमें हमने 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं 3 ठो वीडियो। आज हम पढ़ेंगे चौथे वीडियो में। ठीक है, चौथे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब। आज हम लोग का टॉपिक होगा जो प्रतिबिंब रचना के नियम। ठीक है, प्रतिबिंब रचना का नियम, या किसी किसी में दिया है कि इसे ही हम प्रतिबिंब बनाने का नियम। ठीक है, तो ये अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से दिया गया है। रचना माने ही होता है बनाना। ठीक है, बनाना, ठीक है, मतलब प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु है उसको प्रतिबिंब बनाने का भी नियम होता है। ठीक है, कि कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 किरण की आवश्यकता होगी। जब प्रकाश क्या होंगे, जब प्रकाश के 2 किरण होंगे तभी कोई भी वस्तु क्या होंगे, वो किरण आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, मतलब काटेंगे। ठीक है, या उस पे मिलेंगे, तभी क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा, गिर गया था। ठीक है, तो प्रतिबिंब तभी बनेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर आप 3 वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें हम 3 वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों बताया था, जैसे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में बताया गया है, प्रतिबिंब बताया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में बताया गया था, परावर्तन के बारे में बताया गया था, परावर्तन के नियमों के बारे में। तो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाए एक वीडियो का, इससे पहले वाले। ठीक है, उसे आप देखिए, उससे पहले वाले वीडियो को भी फिर से उसमें लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रतिबिंब रचना के नियम। ठीक है, इसको पढ़ाने से पहले हमने आपको एक, इससे पहले वाली वीडियो में एक छूट गया था हमसे, दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक। ठीक है, ये हमें पढ़ाना छूट गया था जब हम अपने फोकस दूरी बताया था, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, ठीक है, मुख्य फोकस बताया था। ठीक है, वक्रता केंद्र बताया था, ध्रुव बताया था। ठीक है, तो हमने इसको छोड़ दिया गया था, मुख्य अक्ष भी बताया गया था, तो उसको बताया था, परंतु दर्पण का द्वारक नहीं बताया था कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं दर्पण का द्वारक क्या होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल था। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था, एक दर्पण लिया था। ठीक है, ऊपर क्या कर दिया गया था, कलई कर दिया गया था। ये क्या था, गोले से काटकर एक दर्पण निकाला गया था। ठीक है, और इसको ऊपर क्या किया गया है, कलई कर दिया गया है। देखिए, जो दर्पण होता है, ठीक है, दर्पण के एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की जो सबसे बड़ी दूरी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी दूरी, या कह सकते हैं बीच की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, जीवा भी कह सकते हैं, या सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी लंबाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दर्पण के, कोई भी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के एक किनारों से दूसरे किनारों की सबसे बीच की सबसे बड़ी दूरी को ही हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ी दूरी, या कह सकते हैं सबसे बड़ी जीवा को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण के एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की सबसे बड़ी दूरी को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक। तो लिख लेंगे इसका डिफिनेशन कि गोलीय दर्पण के एक किनारों से दूसरे किनारों के किनारों, ठीक है, किनारों के बीच की अधिकतम दूरी, ठीक है, अधिकतम दूरी भी कह सकते हैं या जीवा भी कह सकते हैं। ठीक है, जीवा, अधिकतम दूरी या जीवा को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक। ठीक है,
ठीक है, दर्पण का द्वारक, ठीक है, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक यही कहा जा रहा है, किसी गोलीय दर्पण के एक किनारों से दूसरे किनारों के बीच की जो क्या होती है, बीच की सबसे बड़ी दूरी होती है या सबसे बड़ी जीवा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलिए दोस्तों देखते हैं कि जो प्रतिबिंब रचना के नियम, ठीक है, प्रतिबिंब रचना के नियम या प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन से नियम है, ठीक है, कैसे प्रतिबिंब की रचना जो नियम है उसको देखते हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो नियम देख लेंगे, तो याद रखेंगे इसके 3 नियम है। ठीक है, आप लिखेंगे इसके 3 नियम होते हैं। इसके मतलब किसके? प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला नियम। ठीक है, प्रथम नियम क्या कहता है? ठीक है, पहले समझ जाइए। ठीक है, उसके बाद अंत में मैं इस तीनों नियमों को, ठीक है, बोर्ड पे लिखवाऊंगा आपको, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे प्रथम नियम पहले समझ जाइए। ठीक है, सबसे पहले तो हम पहले एक दर्पण बनाते हैं। ये दर्पण बन गया। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है? एक दर्पण है। ठीक है, इसके ऊपर कलई कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर कलई कर दिया गया। ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये आगे बढ़ा सकते हैं या यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, अब हम जानते हैं दर्पण के बीच में क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे दर्पण के जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, ठीक बीच में क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, मुख्य फोकस होता है। ठीक है, तो F इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रथम नियम यही कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, हम जानते हैं ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रथम नियम यह कहता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी वो क्या होंगी? परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगे? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, याद रखेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहेंगे कि क्या कहेंगे? देखिए, जो कहा जा रहा है वही आपको लिखना भी है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, क्या करती हैं? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। या लिखेंगे कि अनंत से आने वाली प्रकाश, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली, सीधी सिंपल से लिख देंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन कब होता है? जब दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन होगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यही आपका प्रथम नियम है, इसे आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए द्वितीय नियम बताते हैं। ठीक है, द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम में यही हो जाएगा, पहले हम एक दर्पण बनाएंगे। ठीक है, दर्पण बना लिए, उसके ऊपर क्या कर देंगे? उसके ऊपर कलई कर देंगे। कलई तो जानते होंगे, लेप, ठीक है, पॉलिश कर देंगे। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? इसका भी मुख्य अक्ष हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा सकते हैं या न बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बीच में ये क्या हो जाएगा? केंद्र C हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F। ये क्या हो जाएगा? ध्रुव P है। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र, ठीक है, द्वितीय नियम ये कहता है वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है। तो द्वितीय नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, या कह सकते हैं परावर्तन के पश्चात, उसी मार्ग में वापस लौट आती है। यही द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम में क्या कहा जा रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्यों लौट जाती हैं? क्योंकि ये लंबवत क्या होती है? इस पर आपतित होती हैं दर्पण पर, इसलिए क्या होती है? और जो लंबवत होंगे वो उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगे। इसलिए तो द्वितीय नियम यही कहा जा रहा है कि क्या होते हैं? द्वितीय नियम में आप क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि हम जानते हैं ये वक्रता केंद्र है, तो क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। ठीक है, तो द्वितीय नियम भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तृतीय नियम हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तृतीय नियम, ठीक है, तृतीय नियम ऐसे हम एक दर्पण बनाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर देंगे?
इसके ऊपर हम कलई कर देंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम कलई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा C, ठीक है, यहाँ पे P हो जाएगा ये बिंदु, और इसके ठीक बीच में क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है। तृतीय नियम ये कहता है, तृतीय नियम कि मुख्य फोकस, ठीक है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती हैं। मतलब क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती है। देखिए मुख्य अक्ष यही है, इसके समानांतर ये भी होगी कि नहीं किरणें, वही कहा जाता है। तृतीय नियम में क्या कहेंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या होती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जाती हैं, या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको तीन नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्हीं तीनों नियमों पर हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब को बनाएंगे, ठीक है। तो ये तीन नियम आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है, तो ये तीन नियमों को आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट करा देता हूँ। सबसे प्रथम नियम दर्पण रचना के, प्रतिबिंब रचना के नियम या प्रतिबिंब बनाने के नियम है। तो ये तीन नियम होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे ये तीन नियम होते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम यह होता है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। तृतीय नियम क्या कहेंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तीन नियम है, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि जो प्रतिबिंब बनाने के, ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे। देखिए क्या इसको आगे अगर हम कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है कि यह वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऑप्शन दे देता है वक्रता केंद्र पे, फोकस पे, ठीक है, तो अनंत पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है। या वस्तु कैसा बनेगा, उसकी आकृति कैसे होगी, वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम आपको एक चार्ट बना दिया जा रहा है, उससे चार्ट को आप याद रखेंगे। ये चार्ट आपको बहुत आसानी से समझाया जाएगा, आप समझ में आ जाएगा, और ये याद कर लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस जो चैप्टर है इससे कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। ऐसे आपको प्रतिबिंब बनाने के, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, वो चार्ट देख लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपको बताने बार बार आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसको लिखवाना कोई उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको तो एक एक अब लिखवाया जाएगा तो बड़ा बड़ा नियम हो जाएगा, ठीक है। टाइम आपको कम से कम नहीं तो 5-7 मिनट 10 मिनट तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में लिखवा दूंगा। परंतु अभी आप इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को पोस्ट करके आप पीछे ले जाकर और उसे बार बार सुनिए और उसी प्रकार आप लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब के प्रथम नियमों के अनुसार क्या हो जाती है, जो क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ऐसे ही द्वितीय नियम में लिखेंगे, द्वितीय प्रतिबिंब के द्वितीय नियमों के अनुसार वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। और तीसरा क्या कहेंगे, तीसरा हम यही कहेंगे कि प्रतिबिंब के तृतीय नियमों के अनुसार क्या कहेंगे, प्रतिबिंब बनाने के तृतीय नियमों के अनुसार, या सीधे ऐसा कहेंगे तृतीय नियमों के अनुसार क्या हो जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो आप तीनों नियमों को आप लिख देंगे, जैसे बोला गया है वैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम 100% आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं वो चार्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए आपको चार्ट वो बना दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि 6 कंडीशन में क्या होते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। 6 कंडीशनों पर प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब 6 पर, ठीक है। पहले ऐसे आपको चार्ट बना दिया जा रहा है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहीं से पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, 1 मिनट में देख लूं कि आपको दिखाई तो दे रहा है ना, नहीं थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब दिखाई देगा।
ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। तो हम जानते हैं प्रतिबिंब 6 कंडीशनों पे बनते हैं, 6 शर्तों पे, ठीक है। तो पहला याद रखेंगे क्रम, ठीक है, क्रम संख्या याद रखेंगे। पहले में याद रखेंगे कि कहाँ पे प्रतिबिंब रहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि वस्तु कहाँ पर रहता है, प्रतिबिंब कहाँ पर रहता है, उसकी आकृति, उसका आकार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की स्थिति, ठीक है, वस्तु कहाँ पर स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति देख लिया जाए, ठीक है, वस्तु की स्थिति देखेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो आकृति है वो कैसी है, ठीक है, उसकी आकृति कैसी है, ठीक है। उसके बाद मतलब किस आकार, बड़ा है कि छोटा है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रकृति, ठीक है, कि ये इसकी प्रकृति क्या है, ये कैसे बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। तो सबसे प्रथम जो पहला होता है, सबसे पहले तो वस्तु कहाँ पे होता है, याद रखेंगे वस्तु अनंत पे होता है, ठीक है, याद रखेंगे वस्तु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। सबसे पहले जो पहला हम प्रतिबिंब किसी भी अवतल या उत्तल के बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, वस्तु सबसे पहले अनंत में रखेंगे। जब वस्तु अनंत पे रहेगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है, दूसरे में, ठीक है, याद रखेंगे 6 कंडीशन होते हैं, यहाँ पे पहले लिख दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और छौगा अंत में मैं लिखवाऊंगा। छौगा का कंडीशन सबसे अलग है, ठीक है, तो इसको छौगा को अलग लिखवाया जाएगा, ठीक है। तो पहला देख लिया गया, ठीक है, इसको मैं पहले सांडी की तरह बना दूं एक, तो ठीक है, इसे आप याद रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक भी डिस्टर्ब नहीं होगा आपसे, आप और किसी भी लड़के से आप पूछ सकते हैं, आपको तो पता है ही, ठीक है। तो आप पूछ भी सकते हैं कि देख सकते हैं कि हाँ लड़के को कितना पता है, ठीक है। अपने छोटे भाई से जब वो क्लास में जब वो आए तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन्फिनाइट में वह वस्तु को सबसे पहले अवतल या उत्तल में रखेंगे, तो इन्फिनाइट में रखेंगे माने अनंत पे। उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, वक्रता केंद्र के बीच में। उसके बाद हम क्या रखेंगे, उसके बाद हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। आप पांचवे पर फोकस पे रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। ये 5 कंडीशन आपको बताएगा, पहले अनंत पे, फिर से अनंत और वक्रता केंद्र, फिर से सी पे, फिर से सी और क्या एफ के बीच में, फिर से एफ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो याद रखेंगे इसका प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वस्तु क्या हो जाएगा, फोकस पे बनता है, जब वस्तु अनंत पे रहता है तो, ठीक है। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कभी भी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। और जो वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, ठीक है। वस्तु जब क्या हो, वस्तु जब वक्रता केंद्र और फोकस पे हो तो इसका क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब वस्तु क्या हो, फोकस पे हो, तो वस्तु याद रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु फोकस पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि वस्तु को कहाँ पर रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, तो याद रखेंगे फोकस पे बनेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे रहेगा। आप ऐसे याद रखेंगे, देखिए इसको कैसे पता है, ठीक है, पहले अनंत था, ठीक है, तो अनंत पे है, तो देखिए इसको, इस क्रम को ही हम उलाट के यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। अनंत है, देखिए यहाँ से फोकस ले लिए, फिर से दूसरे में, तीसरा में, ठीक है, चौथे में और पांचवे में, ठीक है, मतलब अनंत, फोकस, अनंत, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र एफ, सी पे, ठीक है, सी एफ बीच में है तो अनंत और सी के बीच में बनेगा, एफ है तो अनंत पे बनेगा, ठीक है, मतलब फोकस पे वस्तु रखा जाए तो अनंत पे बनेगा, ठीक है। छौगा क्वेश्चन आपको, छौगा कंडीशन आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि कैसे बनेगा, ठीक है। अब याद रखेंगे जो अनंत पे वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, उसका प्रतिबिंब फोकस पे तो बनता है, परंतु याद रखेंगे उसकी आकृति कैसी होती है, तो याद रखेंगे उसकी आकृति जो होती है बिंदु के आकार की होती है। एक बिंदु के आकार के मतलब बहुत ही छोटा होता है जो फोकस पे जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है।
याद रखेंगे। उसके बाद जब क्या हो जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वक्रता के अंदर फोकस के बीच में बनेगा, तो इसका बनेगा वस्तु से, इसका जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, वस्तु से मतलब छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बड़ा होगा, फिर से होगा ठीक है। तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में पहले हो जाएगा बिंदु के आकार का, दूसरा हो जाएगा वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा। तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में याद रखेंगे जो वक्रता केंद्र पर कोई भी वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा। तो याद रखेंगे इसका जो बनेगा, जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका भी क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। कोई भी वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अवतल में या उत्तल में उसके बराबर ही बनता है, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे, उसके बाद याद रखेंगे कि क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा, उसके बाद बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पहले एक बिंदु का, उससे थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद बराबर वस्तु के, उसके बाद वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और उसके बाद बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन है, देख रहे हैं, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके आ रहा है, तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्रकृति, ठीक है, तो इसकी प्रकृति याद रखेंगे, अनंत और यह क्या होगा, अनंत और क्या, ठीक है। तो याद रखेंगे इतना सेम होता है, इतना सभी में अवतल या उत्तल में सेम होता है, परंतु ये अवतल और उत्तल के लिए प्राकृतिक इसके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी अवतल के लिए बता रहे हैं, अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए प्राकृतिक याद रखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए इसकी प्राकृतिक क्या हो जाएगी, वास्तविक होगा। और वास्तविक मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, ये आपको बताया गया है। नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को देखिए, उसमें आपको डिटेल में बताया गया है। तो याद रखेंगे जो वस्तु वास्तविक होता है, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक, वो क्या होता है, उल्टा होता है। जो आभासी होता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो जो वास्तविक होगा, वास्तविक सीधा, ठीक है। इसकी प्रकृति याद रखेंगे, वास्तविक सीधा, ठीक है। और इसका याद रखेंगे, इसका भी वास्तविक सीधा हो जाएगा, इसका भी वास्तविक सीधा, इसका भी वास्तविक सीधा, इसका भी वास्तविक सीधा। मतलब ये टोटल जितने भी हैं इन सभी का 5 ठो का क्या हो जाएगा, वास्तविक सीधा हो जाएगा, ठीक है। और जो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो 5 ठो का हमने देख लिया। छौगा जो है, छौगा का याद रखेंगे, छौगा, ठीक है। तो फोकस तक तो आ गया है वस्तु, उसके बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, फोकस और किसके, ध्रुव के बीच में क्या होगा, प्रति वस्तु को रखा जाएगा, मतलब फोकस और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखेंगे इस कंडीशन को हमेशा याद रखेंगे कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाएगा तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनता है, किसमें, अवतल दर्पण में, ठीक है। अवतल दर्पण में अगर क्या हो, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाए तो दर्पण से पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये कैसे बनता है आपको अगले वीडियो में मिलेगा, आपको समझाया जाएगा, ठीक है। 6 कंडीशनों पर रखकर आपको अवतल दर्पण बताया जाएगा। ये तो बस आपको चार्ट बता दिया जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप याद रख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको कोई भी अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। इसको याद रहेगा तो आपको प्रतिबिंब अवतल या उत्तल बनाने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद ये याद रखेंगे आकृति इसकी भी बड़ी होगी, ठीक है, बड़ा होगा। और जो इसके प्रकृति होती है ये याद रखेंगे, जब दर्पण से पीछे बन रहा है तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, ये आभासी हो जाएगी। आभासी जो होता है वो क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चार्ट को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हमने बताएंगे आपको कि अवतल दर्पण से द्वारा 6 कंडीशन जो प्रतिबिंब बनाने का है, ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके 6 कंडीशन कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पे रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, परंतु कैसे बनता है उसको बताया जाएगा, ठीक है। उसकी आकृति बिंदु के आकार की होती है, तो ये सभी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये 6 कंडीशनों को अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के बारे में
में उसके बाद देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको उससे कुछ भी सीखने को मिला हो, ठीक है, तो आप एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा चैनल से जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी और सपोर्ट मिलेगा हमको भी, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।